Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब अफजल. होप सो यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि इतनी छुट्टियों के बाद तो कोई ग्रेट कैसे नहीं हो सकता. लेकिन अब भी लेट्स गेट बैक टू द वर्क, क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी हो गई. ईदें शीदें आपने मना ली, वो भी एक नहीं 2, 3 और पूरे 3 दिन ईद मनाने के बाद अब कैसे जाएं काम पे, क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे और उसके बाद ट्यूसडे. यानी आपको पता है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि ईद जो है ना, दुआ करते हैं कि ईद जो है वर्किंग डेज में आ जाए, लेकिन इस दफ़ा वीकेंड पे आ गई तो छुट्टी तो एक वीकेंड पे ऑलरेडी आपको होती है. लेकिन इस दफ़ा छुट्टियां कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी. अब हरमीत पाजी ने छुट्टियां कैसे गुजारी हैं, आपने कैसे गुजारी है, ये चिट-चैट आज के प्रोग्राम में ढेर सारी करेंगे आपकी ईद के हवाले से, और आपने जो हमारी ईद की ट्रांसमिशन देखी है उस हवाले से फीडबैक भी आपसे लेंगे. लेकिन पहले चलते हैं इस्लामाबाद. हरमीत पाजी को शो में शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर. कैसी गुजरी आपकी ईद? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग. बिल्कुल बहुत अच्छी ईद. और आपने जिस तरफ बात की कि एक तो छुट्टियां बहुत कम थी, और आपको याद है गुज़िश्ता साल बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिली थी, और अपनों के संग ईद मनाने का अपना एक मज़ा होता है. और जब आप गांव की तरफ चले जाते हैं और ज़्यादा लोग जो हैं अपने अपने जो शहर हैं, बड़े शहरों से छोटे शहर, और फिर दिल नहीं करता, सोचते हैं कि एक वीकेंड और क्यों ना गुजार दें. और जब आपकी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाए, अचानक चेंज हो जाए, और थोड़ा बहुत उठना जो है लेट हो जाए, और आपको ये फिक्र ना हो कि भाई मैंने ऑफिस जाना है, मैंने अपने दफ्तर जाना है, मैंने काम पे जाना है, तो फिर कहीं ना कहीं आप लेज़ी भी हो जाते हैं. लेकिन बहरहाल आज ट्यूसडे है और मंगल का दिन है, और हम देख रहे हैं कि लोग आ चुके हैं मुख्तलिफ दफातर. लेकिन शहर इक़्तिदार की मैं बात करूँ तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चहल पहल शुरू हो चुकी है. जिस तरह मैं पहले शो में बताया था जुमे के दिन कि भाई यहाँ पे सन्नाटा है, भाई सन्नाटा. लेकिन अब हैपनिंग शुरू आहिस्ता जो परदेसी हैं वो लौट आ रहे हैं अपने शहर इक़्तिदार की तरफ, और हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है. लेकिन हरमीत पाजी, लाहौर की अगर आप बात करें, लाहौर ये काम पे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं. 1-2 छुट्टी कर लेंगे, तनख्वाह कटवा लेंगे, लेकिन अपना मज़ा ईद का पूरा करके. बल्कि आप तो इस्लामाबाद की बात करें तो इस ईद पे तो बहुत सारे लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज जाने का प्लान भी बनाया है. तो ये जो ईद के बाद की 2 दिन की छुट्टी है, इसका नुकसान सब उठा लेंगे लाहौर ये, लेकिन एंजॉय बॉस पूरा करके आएंगे. लेकिन आप देखें ना, वी हैड एन अमेजिंग टाइम टू, क्योंकि आपने और मैंने जो ट्रांसमिशंस की, हमने अपनी पब्लिक के साथ बड़ा एंजॉय किया. भाई हमारे इतने ज़बरदस्त गेस्ट थे, इतनी हैपनिंग थी हमारी भी ईद पे. और ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आपने ट्रांसमिशन देखी, तो हमने सारे ईद के फ्लेवर शो आपने घर में सेलिब्रेट किए, वो हमने भी स्क्रीन पर सेलिब्रेट किए. और हरमीत पाजी का भंगड़ा तो आपने ट्रांसमिशन में देखा ही होगा. तो जितना वो इस सीट पे बैठ के, इस हॉट सीट पे बैठ के जितने वो बाउंड अच्छा, वैसे खुशियां हो, ईद का दिन हो और भंगड़ा ना हो तो बनता है ना, भंगड़ा तो बनता है भाई. क्योंकि आप देखें और फिर आपके पास स्टूडियो में यानी मुल्क के वो सारे नामवर चांद सितारे आपके साथ हो, और फिर इस किस्म का ढोल की कमाल की थाप हो, तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है. लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जितने भी दिन गुजरे, और मौसम भी अच्छा था, तो हमने ये देखा कि लाहौर में जिस तरह, और हमने बल्कि पूरी हमारी टीम ने जिस तरह कोशिश की, और जो चीज़ जो खाने पकवान मिठाइयाँ सारी तैयारियाँ जो है वो स्टूडियो में हमने देखी, बड़े मज़े की. लेकिन बहरहाल हमने तो सेलिब्रेट बड़े मज़े से, और घर में भी की और बाहर भी की. ये एक अलग चीज़ होती है कि आप मुख्तलिफ सितारों के संग और अपने नाज़रीन के संग आप सेलिब्रेट करते हैं ईद. और वो खुशियाँ जो हैं आज जिस तरह मिल बांटने की बात की जा रही थी इसी शो में. लेकिन बहरहाल अब ईद जा चुकी है, और अगर हम बात करें ईद, आपने मुझे याद है कि आपने कहा था कि भाई ईद के बाद सारे काम करेंगे. तो भैया अब ईद के मामलात बहुत हो गए हैं. ईद की छुट्टी आपने सेलिब्रेट की, आपने मिठाइयाँ सवैयाँ और कहीं ना कहीं अच्छे पकवान तो खा लिए हैं, रेस्ट भी कर लिया, आराम भी कर लिया. लेकिन हरमीत पाजी, आप आते हैं काम की ये भी तो देखे ना कि काम की तरफ तो हम वापस आ गए, लेकिन हमने तो ईद के दिनों में भी काम किया है ना. मतलब अब प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी पूरी टीम को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहती हूँ कि देखें, आपने छुट्टियाँ मनाई हैं, लेकिन ईद पर अगर हम स्क्रीन पर नहीं आएंगे, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको इस तरह की ट्रांसमिशन नहीं देंगे, तो घर पर आप छुट्टी कैसे गुजारेंगे? आपने भी तो टीवी के आगे बैठ के हमें देखना है. तो देखिए, हमारी पूरी टीम ने जितनी मेहनत की है उनको क्रेडिट जाता है, हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी डायरेक्शन टीम को, हमारे प्रोड्यूसर्स जो के मौजूद थे ईद पे भी यहाँ पे. तो हमने तो भी बहुत सारा ढेर सारा काम किया है. होपफुली कि आपने हमारे काम को बहुत एंजॉय किया होगा. सो एप्रिसिएशन फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक फॉर गुड मॉर्निंग टीम. तो अब चलते हैं जी अपने टिपिकल रनडाउन की तरफ, क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाएं घूम फिर के वापस आपने वहीं पे आना होता है. सो हम भी घूम फिर के दोबारा अपने बड़े सेट से जो हमने ट्रांसमिशन किया, हम दोबारा से सेट पे आ गए हैं. दोबारा से वो टिपिकल रनडाउन होगा जो कि हमने आपसे शेयर करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक टुडे. तो आज की टॉप स्टोरीज पे ऑफ दी ऑल, जहाँ पे हम सब बातों को कह रहे हैं गेट बैक टू द वर्क, वहाँ पे सियासत को क्यों ना कहें. सियासत वाले इन 4 दिनों में तो खैर घर में बहुत हुई होगी,
वैसे सियासी मैदानों में सियासत कम हुई है, क्योंकि अगर आप सियासत की बात करें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला दिया गया था, जिस पर तमाम वो जमातें जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई थी कि बेसिकली जो इलेक्शंस हैं वो पूरे मुल्क में एक ही तारीख पर होने चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 14 मई का जो फैसला है वो हमारी जानिब से तब्दील नहीं किया जाएगा, निगोसिएशन जो है वो करना होगी तमाम सियासी जमातों को, मतलब सियासी जमातों को साथ मिलकर बैठना होगा। और इस पर आपको बताया मीत पाजी, निगोसिएशन पर जब बात आती है तो पीटीआई हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनकी जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेटमेंट आया कि जोर ज़बरदस्ती से आप मुज़ाकरात नहीं करा सकते, आप एक टेबल पर नहीं बिठा सकते। शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट आई उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक ये कि आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो हाँ, इस पर लचक दिखाई जा सकती है। और अगर बात की जाए हुकूमत की यानी हाँ, लेकिन अगर हम देखें पीटीआई पहले से मैदान में उतरी और तैयारियां भी कर चुकी हैं और अपने मुख्तलिफ हलकों के एमपीएस में टिकट यानी उनको नॉमिनेट करना वो काम भी हो चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो ईद से कबल आपको याद होगा कि नून लीग की जानिब से टिकट्स के हवाले से बात की जा रही थी कि हाँ, ईद के बाद हम मुश्तरका लाएमल तय करेंगे। तो अब ऐसे हालात लग रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस बात पर सोच रही है, बल्कि अब आने वाले दिनों में मीटिंग्स भी होगी, टिकट्स किस कौन से हल्के में किसको थमाना है, क्योंकि ये बहुत बड़े फैसले हैं। अल्टरनेट अगर हम देखें एक तरफ तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बात की गई है और बारहा ये मौका फराम किया सियासतदानों को कि आप मिल बैठ के इदारों की तरफ आप खुद आते हैं, दरखास्तें खुद देते हैं, जब आपसे कोई बात नहीं बन पाती पार्लियामान में तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, नहीं इदारा है, फैसला करना उसका हक है। अब मामला अब आपने जो फरमाया कि मई का महीना है और इलेक्शन की जो डेट दी गई है उसी पर सुप्रीम भी डट गई है। आपने से पहले देखा कि इंटेलिजेंस जो हमारे इदारे हैं उनकी भी मुलाकातें हुई, उनमें भी एक ही चीज़ पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो हाँ जो ब्रीफिंग हुई और उसके बाद ये खबरें हमारे सामने आई कि चीफ जस्टिस साहब ने उसमें भी ये बात की है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। तो अभी सियासी जमातों की बैठक भी होनी। हमने ये भी देखा कि मरीम नवाज साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे, सियासत तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्दों से हो सकते हैं, उनसे नहीं हो सकते, सियासतदानों से। लेकिन अब जो खबरें मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, हुकूमती अराकीन जो हैं, उनके और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ राब्ते का इंकिशाफ हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अब हुकूमत भी लचक दिखाएगी और तहरीक इंसाफ ने तो पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मामला दुरुस्त समत में जाएंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द गुड, बिकॉज ईद के 4-5 दिन हमने इसी सोच के साथ गुजारे हैं कि रमज़ान तो अल्लाह अल्लाह करके इस महंगाई के साथ, माशी बदहाली के साथ हमने गुजार लिया। अब इलेक्शंस आवाम को एक वाहिद, अगर सर्वे की बात की जाए हरमीत पाजी, तो ये जो हमने पिछले पूरे रमज़ान में सारा सिनेरियो देखा है अब आने वाली पीडीएम की हुकूमत का या नून लीग का, अब आपको पता है अवाम का अगर सर्वे किया जाए, चूँकि आप तो फील्ड में भी जाते हैं, अवाम दे बेसिकली वांट के इलेक्शन हो जाए। इलेक्शंस वाहिद वे आउट नज़र आते हैं तमाम तर चीज़ों का, बिकॉज अगर अवामी मैंडेट को अवाम के सामने या हुक्मरानों के सामने लेके आना है, उसके लिए इलेक्शंस ही एक वाहिद हमें हल नज़र आता है जो कि होना बहुत ज़रूरी है। खैर अलबत्ता इस पर अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस हुक्म पर अमल दरामद करा सकेगी या पीडीएम हरदर्मी का मुजाहरा जो कर रही है वो करती रहेगी, या मुल्क की सूरत हाल के बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, हम आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या टॉप स्टोरीज है वो आपसे शेयर करते हैं। प्रोग्राम में आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि आप कोई इस तरह का सेगमेंट ज़रूर रखें जिसमें वालिदैन को या आपके घर बैठे स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हैं उन्हें गाइडेंस मिल सके। आपको पता है हरमीत पाजी, आजकल एक रुझान है, मोंटेसरी स्कूल्स का बहुत रुझान है। ये मोंटेसरी बेसिकली एक खातून थी, एक हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था और उनके नाम से इस स्कूल को या इस पूरे अगर फील्ड की हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया। आज से बहुत 80s की, मैं 90s की बात कर रही हूँ। उस वक्त जो है इसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि अगर आप बड़े बड़े नाम देखें, आप बिल गेट्स से लेके दुनिया के बड़े वो हैशटैग नेम जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ समेटी हैं, वो साइंसदान हो, वो नासा से उनका ताल्लुक़ हो या किसी एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ हो, यू नेम इट, जो लोग कामयाब तरीन हैं उनके बच्चे या उनकी अगर हम अपब्रिंगिंग की बात की जाए तो मोंटेसरी ने उन तमाम लोग की अपब्रिंगिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब मोंटेसरी का रुझान पाकिस्तान में भी हरमीत पाजी हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले बताया जाता है कि हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू रिएक्ट। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको मोंटेसरी में सिखाई जाती हैं, पढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ बैठना, उठना, खाना, पीना, ये वो चीज़ें जो कि बच्चे को मैनर्स के तौर पर
एटिकेट्स के तौर पर आनी चाहिए। तो ये और वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद जो अहम तरीन वक्त होता है आपको अगर किसी की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो मेरे ख्याल में बचपन से जो चीज़ें अपनाई जाती हैं और जिस तरीके से वो उसी पर अमल दरामद करता है वो बच्चा, या उसको अमल दरामद करने पर बिल्कुल बताया जाता है कि आपने इन चीज़ों पर अमल दरामद करना है, तो यकीनन वो आगे जाके जिस तरीके से वो ग्रो करता है, तो मुस्तकबिल में हमने बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटी देखी। और आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी पर्सनालिटी का जो आपने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनकी जो तरबियत है इन जैसे स्कूल्स में हुई है। और ये दुरुस्त है, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है और आप उनको पहली जमात में किताब थमा दें तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता खेल कूद के ज़रिए, खाने पीने और अशिया के ज़रिए जो है आप अटैक कर सकते हैं स्कूल की तरफ। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन, और फिर आपने देखा जिस कामयाबी से पूरी दुनिया में इसकी लॉन्चिंग हुई, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो अब आपको हर शहर, हर कहीं ना कहीं देहातों में भी अब हमें इस किस्म के स्कूल नज़र आते हैं, और बड़े पॉजिटिव उनकी जो रिपोर्ट है बड़ी पॉजिटिव आती है। और ये पॉजिटिविटी के साथ ही हम इस पर मज़ीद भी बात करना चाहते हैं कि बच्चों को तालीम तो देनी है आपने, वो तो उनका बुनियादी हक है और वो ज़रूरत भी है इस दुनिया में रहने के लिए, लेकिन तालीम के साथ साथ बच्चों को खेल कूद के ज़रिए किस तरह से सिखाया जा सकता है। अगर किताब पकड़ा देंगे तो वो पढ़ाई को पढ़ाई समझेगा। अब पढ़ना लिखना या एटिकेट्स मैनर सिखाना खेल के ज़रिए, इंटरैक्टिव होके, एंटरटेनिंग होके, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो गया उनको अपनी अर्ली एजेस में मॉन्टेसरी की तालीम देना या इस तरह के स्कूल्स में भेजना। तो अगर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है जो कि हमारे हमेशा रनडाउन का हिस्सा हुआ करती है। रिपोर्ट है मट्टी के बर्तनों के बारे में। ओ माय गॉड, मट्टी के बर्तन का जिक्र आता है मीर पाली तो मट्टी के बर्तन में बनी हुई कढ़ाई याद आ जाती है मुझे। मट्टी के बर्तन में बने हुए जो कि ईद पे इतना खाया है, ओ माय गॉड। मतलब अगर हम कढ़ाई की बात करें आप, और साथ में आजकल जिस तरह तंदूरी चाय, वाह वाह, मतलब तो ये वो सारी चीजें हम मिस कर रहे हैं। वापस तो तंदूरी चाय का एक अलग मजा। वापस तो हम आ गए हैं, लेकिन आपको पता है कि अब हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं खाने को। लेकिन ईद पे काफ़ी दावतें आपने की भी होंगी, काफ़ी दावतें आपने खाई भी होंगी। अब ज़रा इस चीज़ को मेंटेन कर लें कि आपने काम भी करना है तो थोड़ा पेट हल्का करना पड़ेगा। ये थोड़ी हरमीत पाजी मेरे ख्याल से आज जिम करके ही आए होंगे, बिकॉज ईद की छुट्टियों के बाद या रमज़ान के बाद तो उनकी रूटीन आज ही सेट हुई होगी। तो बाकी सारे लोग भी अपनी रूटीन अब सेट कर लें। तो ये जो है ना, मट्टी के बर्तन में और क्या क्या किया जा सकता है खाने के अलावा, इस पर एक डिटेल सेगमेंट है और ये भी जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं मेडिकल, क्लिनिकल और मेडिकल एतबार से। अगर हम देखें, हमने ख्वाबों की तो बात करी ना, लाहौरियों की तो कमज़ोरी है कि खाने का जिक्र हो, मट्टी के बर्तनों का जिक्र हो तो हमने खाने की बातें करना शुरू कर दी है। लेकिन बेसिकली मकसद ये है इस सेगमेंट को रखने का कि आपका क्या क्या चीज़ें सेहत के एतबार से बेहतर हो सकती हैं। मट्टी के बर्तन में पानी पीने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और मट्टी के बर्तन में खाने से या खाना बनाने से की ग़िज़ाइयत में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितना आपको ये मज़ीद फ़ायदा दे सकती है आपकी सेहत को, मेकिंग को। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। क्यूट सा सेगमेंट है, इसको आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अब चलेंगे हमारे उस सेगमेंट की तरफ जिसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, पूरी दुनिया से खबरें लेके आती है और इंटरेस्टिंग और हैरान कुन खबरें। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो डेली डोज क्या करते हैं? डेली डोज में सबसे पहली खबर हमने आपको देनी है, दुनिया का सबसे पुराना प्रिंटर। मतलब हम आपको नई नई खबरें देते हैं, जिद्दत की खबरें देते हैं। हमने सोचा आपको कोई पुरानी खबर भी दे देते हैं। अब ये इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है, आप सोचें कि इस प्रिंटर से एक किताब छपी है जिसको जेक्ची का नाम दिया गया है। अब ये जो किताब है, इसको क्रेडिट तो हासिल है कि एक तो किताब तो वैसे ही पढ़नी चाहिए और किताब से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। इससे ज़्यादा हरमीत पाजी, और इस बात पर मुझे अब्दुर्रऊफ़ साहब बहुत याद आते हैं कि जब वो किताबों के इतने शौकीन थे, किताबों का जिक्र आता था तो एक लंबी लिस्ट होती थी उनके पास और वो इतनी खूबसूरत बातें करते थे। लेकिन अब जो है वो हरमीत पाजी की भी किताब पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। लेकिन इस किताब की जो ख़बर मैं आपको दे रही हूँ, जेक्ची इसका नाम है और दुनिया की कदीम तरीन मशीन से इसको प्रिंट किया गया है। तो आप सोचिए हरमीत पाजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतना हम आगे जा चुके हैं। वैसे अगर हम देखें, बहुत सारी चीज़ें अब तो दुनिया बदल चुकी है, लेकिन यही चीज़ें जब माजी में अगर हम जाते हैं और इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से पढ़ते हैं, यानी प्रिंटर जब आया था तो इसके हवाले से भी तरह तरह की चीज़ें होती थी, तरह तरह की बातें थी, लेकिन आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी में इसका अमल दखल ज़्यादा होता गया। और अब हम देख रहे हैं कि आपने यानी हर चीज़ जब नई आती है तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अभाम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हम देखते हैं, अफवाहें भी बहुत होती हैं, लेकिन उसके अफादियत का तब पता चलता है जब वो आम रूटीन में उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बात किताबों की है, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम
जितनी भी किताबों की तरफ हम करीब जाते हैं और पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसका एक अलग मज़ा है, उस दुनिया का एक अलग मज़ा है मेरे ख़्याल में। और आपने तो फरमाया कि रूस साहब हमेशा हफ्ते में कोई ना कोई बुक जो है उसका ज़िक्र 2-3 दफ़ा करते थे कि ये बुक लाजिम पढ़ें। और मेरे ख़्याल में जितनी भी किताबें हैं, और शुरुआत में जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिल नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 10-15 पेजेस से जब आप आगे गुजरते हैं फिर आपका दिल करता है कि भाई हाँ मैं पढ़ता जाऊँ और आगे जाऊँ, आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, और हर वो चीज़, हर वो पेज आपको अपनी तरफ राग़िब करता है। तो मेरे ख़्याल में प्रिंटर ने वो एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से हम आज देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो ख़बरें जो बड़ी मुश्किल से दूसरे शहर से तीसरे शहर से बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होके एक किताब की सूरत में, एक अखबार की सूरत में आवाम तक पहुंचती थी। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इनकलाब था उस वक्त का। और आपको पता है ये बहुत एंटीक पीस भी है, चूँकि इसको फ्रांस की सबसे पुरानी लाइब्रेरी जो है उसमें भी रखा गया है और लोग बड़ी तादाद में इसको देखने भी आ रहे हैं कि एक तो चीज़ पुरानी हो तो उसको देखने का वैसे शौक होता है, लेकिन पुराने तरीके से किसी नई चीज़ को बनाया गया हो तो उसको एक एंटीक पीस के तौर पर आपको पता है नुमाइश के लिए पेश भी किया गया और फ्रांस के इस म्यूज़ियम में रखा गया है, जिसके मनाजिर जो है अभी आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है मेरे ख्याल से हरमीत पाजी ये प्रैक्टिस हो रही है हमारी मरीख पर जाने की प्रैक्टिस। मैं आपको बताती हूँ ज़मीन पर मरीख जैसा माहौल फराहम करने वाला एक कमरा बनाया गया है और आपको पता है कि नासा ही ऐसे काम कर सकता है। तो नासा ने वो तमाम एनवायरनमेंट जो फील किया, ऑब्वियसली दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स, जब मरीख पर जाते हैं, कदम रखते हैं और इस तरह की वो तमाम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, इस तरह के मिशन पर वो जब काम करते हैं तो उस तरह का माहौल देने के लिए उन्होंने एक कमरा बनाया है। उस कमरे को जो है वो बिल्कुल डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपको वो एनवायरनमेंट, वो फील, वो एम्बियंस, वो एयर जो है और वो आबो हवा जो कि मरीख पर आप महसूस करते हैं वो आपको इस कमरे में मिलेगी। देखने में तो ये कमरा बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि एक आम कमरे होते हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पर जिम होता है, किचन होता है, स्पा होता है, ये तमाम चीज़ें जो वेल फर्निश्ड एक अपार्टमेंट में आप देखते हैं, लेकिन जो इसकी फ़ील है वो वहाँ पर रहकर ही फील की जा सकती है। तो ये कमरा मेरे ख्याल से हरमीत पाजी प्रैक्टिस के लिए बनाया अच्छा, गया वैसे है। सोहा, आपको याद है इससे कबल आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की जो खबर थी, अखबारों की जीनत बनी थी और तब भी मैंने उसमें पढ़ा यही था कि आज से 2000 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही चीज़ था कि मुख्तलिफ़ ख़वातीन भी उसमें शामिल थी और एक ग्रुप शामिल था। बिल्कुल उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई और उस ट्रेनिंग में इस किस्म के उनको एनवायरनमेंट दिया गया, क्योंकि उन्होंने जाना था इसी तरह। यानी आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम दुनिया को देखें, जिस तरह आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़तरात जो हैं बार बार साइंटिस्ट जो हैं उसकी बात करते हैं कि भाई अगर दुनिया में ऑक्सीजन लेवल जिस किस्म से उसमें कमी आ रही है, फिर हम देख रहे हैं दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं, तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो मरीख पर जिस तरह और मुख्तलिफ़ सियारों पर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिसमें बहुत सारे सियारों में और ज़मीन के हवाले से मुमामसलत भी पाई गई है कि वहाँ का ऑक्सीजन, वहाँ का सूरज, वहाँ का एनवायरनमेंट इंसान के लिए कितना मुफीद है, कितना इंसान जो है किस तरह वो सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे इस किस्म के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है और फिर बताया जाता है कि किस तरह वहाँ पे इन सारी चीज़ों से आपने गुजरना है। तो उससे पहले उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है और ये आपने तो फरमाया कि इस कमरे को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आम सा है, और फिर आपने वहाँ पे जाना है तो आपने रहना कैसे है, रहन सहन आपका कैसे होगा, नींद कैसे होगी और किन किन चीज़ों को से आपका सामना हो सकता है। तो बहरहाल ये ट्रेनिंग हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मराहिल में हो रही है और मुख्तलिफ़ मराहिल में लोग जो है उनको वहाँ पे भेजा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि साइंस की दुनिया में मुख्तलिफ़ ईजादात के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में तरक्की जो है वो तेज़ी से हो रही है, लेकिन साथ साथ इस हवाले से भी सोच विचार हो रहा है कि भाई ज़मीन पर अगर मुख्तलिफ़ जहरीले मादे, जहरीली गैसेस ज़्यादा होंगे तो फिर इंसान के बचाव के लिए दूसरे कौन कौन से ऐसे सियारे हैं जहाँ पे इनको हम बसा सकते हैं। बस तैयारी कर लें आप भी इस मिशन पे जाने की, क्योंकि अब आपको पता है अर्थ प्लैनेट के अलावा भी जहाँ पर ज़िंदगी डायग्नोस की गई है वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन ट्रैवल थ्रू वन प्लैनेट टू अनदर। तो मेरे ख्याल से ये दिन भी अब करीब करीब ही है जहाँ पर हमने उड़ती हुई गाड़ियाँ देख ली हैं, उड़ती हुई बाइक्स देख ली हैं, अब उड़ते हुए इंसान भी दूसरे प्लैनेट पे पहुँच जाएंगे। तो फिर अब देख लेते हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह का शो हम कंडक्ट कर सकते हैं, हरमीत पाजी के नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा देर है, अभी तो हम फिलहाल आपको खबर ही दे रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो है एक ऐसे फेस्टिवल की जिसकी मुझे लगता है कि ईद के बाद हमें अशद ज़रूरत है। गर्मी भी आ गई है, ईद पर मौसम आपको पता है कि कहा जा रहा था कि अच्छा होगा, लेकिन ईद के बाद आपको पता है कि अब सिचुएशन हमें नहीं समझ
समझ आ रही कि क्या होगी। गर्मी सर पर आने वाली है और तेज तड़ार आने वाली है। तो इस गर्मी में ईद के बाद एक आफ्टर पार्टी या ईद मिलन पार्टी तो ऐसी बनती है। इस फेस्टिवल की आपको एक्टिविटी बताती हूँ। पानी की पिस्तौल हो गई, उसकी आपने फुहार जो है वो मारनी हो, मतलब एक दूसरे पे आपको होता है शावर गन के साथ। मैं घर पे तो ये बहुत करती हूँ, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन ये शावर गन जो आप देख रहे हैं, ये शावर गन है इस तरह से कि बाकायदा बड़ी बड़ी गन्स है, कोई छोटी साइज़ में है, कोई बड़े साइज़ में है। और ये पूरा एक मेला सजाया गया है मीर पाजी कि आपने कलर्स वाली बॉटल जो है उसको आपने फिल करना है अपनी पिस्टल के अंदर और एक दूसरे के ऊपर पानी का छिड़काव करना है। तो आप देखिए कितनी फन एक्टिविटी है और मेरे ख्याल से गर्मी में। अच्छा, वैसे सुहाब मुझे अपना बचपन याद आ रहा है इस वीडियो को देख के। अगर हम देखें तो हमारे बचपन में इस किस्म की जो है शावर गन बहुत ज़्यादा आई थी और हमने बहुत एंजॉय किया है वैसे। और इसी तरह क्योंकि जाहिर बात है ईद के दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शहरों से गांव की तरफ आती थी और फिर उसमें मुनफरिद चीज़ें हम ख़रीदते थे। तो मेरे ख्याल में शावर गन जो है छोटी मोटी जो है हमें वहाँ पे मिल जाती थी और फिर एक दूसरे को कैसे फायरिंग, क्योंकि हम उसको पूरा वो हीरोइक रोल अपने अंदर डाल के ना पूरा उसी तरह एक्शन करते थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है आपने दोस्त फरमाया कि अब गर्मी आने वाली है और गर्मी में यही चीज़ आपको थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा रास पहुंचा सकती है कि अगर कोई पानी का छिड़काव, लेकिन वो भी साफ सुथरा पानी। और इस किस्म की अगर कोई मेला ठेला लगता है तो भाई उसमें आपका मज़ा, क्योंकि आपने अगर देखा हो लाहौर में अपने देखा ही होगा कि बल्कि मुझे उसका नाम अब याद तो नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया कि एक वक्त था कि वहाँ पे हम आए थे और वो जो पार्क थी बड़ी खूबसूरत किस्म की, जहाँ पे भाई मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाटर के जितने भी हम देखें कि स्विमिंग पूल्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो पूरा दिन हमने वहाँ पे गुजारा था। लेकिन अब हम देखें कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा, और इस किस्म के मेले ठेले भी लगते हैं जो मज़े के होते हैं और लोग जो हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं सो एंजॉय भी करते हैं। तो भाई मुझे लगता है वी बैडली नीड दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। पता नहीं अब हम इसको मतलब अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम हमेशा ऐसे मौक़ों पर बसंत को बहुत याद करते हैं, लेकिन उसको भी हमने खूनी खेल बना दिया। लेकिन इस तरह की अगर हम होली की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत मशहूर है। अब मेरे ख्याल से कि शावर गन वाले जो बचपन की आप बात करें ना, अभी ईद पे देख लेना, ईद पे आधे से ज़्यादा बच्चों के पास तो ये गन मौजूद थी, या ये वाली गन थी या वो छल्लों वाली गन थी। तो खैर लोगों ने काफ़ी ईद पे भी इसको एंजॉय किया। अभी भी जो बचपन में जो बच्चे हैं ओबियसली उनका बचपन है तो वो इस तरह की गन्स को ख़रीदना बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आप ये गन्स का साइज तो चेक करें ना, ये बच्चों वाली गन्स नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है। और मुझे लगता है कि हरमीत पाजी इसका प्रेशर भी बहुत होगा, क्योंकि अगर ये साइज में बड़ी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी और तरीके से हुई है। लेकिन आपने पानी को जोरदार एक गोली की सी फील लेके आपने अगले बंदे को, अच्छा ये देखिए जाते जाते ना वो कैमरे को भी शावर कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए, आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगी है तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फेस्टिवल में मौजूद लोगों ने इस फेस्टिवल को कितना इंजॉय किया है। आगे बढ़ते हैं, हमने भी बहुत इंजॉय किया है। अगली खबर पर चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये खबर सुन के ना सुबह सुबह तो ओ माय गॉड, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे तो लगा कि नाश्ता नहीं मैं कर सकती इस खबर के बाद, क्योंकि आपको पता है रूसी रिपब्लिक याकूतिया उस जगह का नाम है, वहाँ पर मुंजमद मछली की ये सालात है जो कि दुनिया की बदतरीन डिश करार पाई है। अब इसको दिखा क्यों रहे हैं सुबह सुबह, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। खैर अब दिखा दिया तो खबर तो देनी पड़ेगी ना। अब आप देखिए, एक्चुअली अगर हम याकूतिया की बात करें या इस इलाके की बात करें, इस डिश का नाम है इंदिगिरा इस डिश का नाम है। और बेसिकली ये डिश जो है वो दुनिया की बदतरीन टेस्ट में डिश क्यों करार पाई है। इसके ऊपर जो आप ये क्यूब्स देख रहे हैं ना, ये मुंजमद मछली है और इसके अंदर प्याज है और इसके अलावा नमक है और काली मिर्च है। देखिए मैंने आपको पूरी रेसिपी बता दी है, बस डोंट ट्राई एट होम। ये वही लोग खा सकते हैं जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि वो जो इलाका है ना हरमीत पाजी, वो नुक्ते इंजमात से 70% ज़ायद सर्दी है वहाँ पे। इतनी सर्दी है कि वहाँ पे हर चीज़ जमी हुई है। तो ये जो मछली है वो भी जमी हुई है। अब पता नहीं उन्हें जमी हुई मछली का कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मछली डाली, अंदर प्याज डाला, काली मिर्च, नमक डाला और अंदर जी ये सैलड बना लिया। लेकिन इनको अच्छा वैसे ये तो फिर भी हाँ, ये अगर इसको आप देखें ना, इसमें फिर भी वो मिसालें सारी चीज़ें डाली और जमी हुई है। लेकिन यकीन माने जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, नहीं मुझे पता था, लोग नाश्ता कर रहे हैं जो मैंने देखा है और जापानी रेस्टोरेंट में, और मुझे भैया वो जापानी जो वहाँ पे मैं जाता था तो वो कहते थे पाजी आप ना कोई ड्रिंक शिंक ले लो, कुछ चाय शाय पी लो। मैं कहता हाथ जोड़ता था, भाई मैं जो खाने देख के आया वो बड़े कमाल के होते थे। उसमें आपने ये देखा कि पूरी फिश जो है जिस प्लेट में रखी जाती थी वो उसमें वो हरकत भी होती थी और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें डाल के फिर फॉक के ज़रिए वो खाते थे। मुझे हैरानी होती थी कि ना कोई स्टीम हुई है ना कोई पकी है और ऐसी कच्ची मछली, हाय रब्बा। लेकिन बहरहाल अब खाने पीने हैं, उनका शौक़ है और जिस तरह से वो खाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें। और इसी तरह चाइनीज़ जो मेरे इलाके में डैम बना रहे थे वहाँ पे कुत्ते बिल्ले सब
और जहाँ पे उमूमन बड़ी पार्टी होती तो मैं अंदाजा होता था कि बहुत बड़ा कुत्ता जो है उन्होंने पकड़ लिया और उसकी बारबेक्यू पार्टी हो रही है, चाइनीज बड़े खुश हैं और किसी न किसी तरीके से जो पकड़ के ले आते थे उनको 5,000 रुपए का इनाम मिलता था। ये हरमीत बाजी का कसूर है। मैंने बिल्कुल आप लोग का नाश्ता खराब नहीं किया, मैंने बिल्कुल आप लोग की सुबह खराब नहीं की। ये हरमीत बाजी ने जितना एक्सप्लेन किया है, जितना एक्सप्लेन, ओ माय गॉड, जितना एक्सप्लेन किया ना, ये इनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आई डोंट वांट टू स्पीक एनी मोर। आप लोग नाश्ता करें अच्छे से, हम एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में आने वाली हर टेक्नोलॉजी, हर न्यू टेक्निक की, अगर हम तालीम के शोबे की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम सेहत की बात करें, यू नेम इट, तो हम काफ़ी देर कर देते हैं। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। इसी के साथ अगर हम बात करें मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ थॉट्स की, तो मॉन्टेसरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि, वैसे कहा जाता है कि माँ की गोद जो है बच्चे की पहली दर्स का होती है, लेकिन अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है। या तो हम फ़ोन पकड़ा देते हैं कि बच्चा खुद ब खुद कुछ ना कुछ सीख जाएगा, या कम से कम टाइम किल कर देगा। लेकिन वो टाइम जो बच्चा फोन पे लगा रहा है, उसको ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करना कितना ज्यादा जरूरी है, जो कि बेसिकली मॉन्टेसरी कहलाती है। हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू इंटरैक्ट, ये वो तमाम चीजें जो कि स्कूल जाने से पहले बच्चे को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द लाइफ उसने पढ़ना ही है, उसे स्कूल ही जाना है, बैग बढ़ता जाएगा, किताबें बढ़ती जाएंगी, डिग्री बढ़ती जाएगी। लेकिन अर्ली एजेस में बच्चों को खेल के साथ तालीम से इंटरैक्शन कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल थिंग्स कॉल्ड मॉन्टेसरी, जो कि बेसिकली मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि खातून मॉन्टेसरी, इनका नाम मॉन्टेसरी था। उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया अपने हस्बैंड के साथ, और ग्रेजुअली पूरी दुनिया में ये जो उनकी पूरी थॉट है वो फैलती चली गई। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ सना आगा मौजूद है। माहिर तालीम है, 20 साल का तालीम में इनका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा ये भी स्कूल को हेड भी कर रही है, मॉन्टेसरी डिपार्टमेंट को। इनको आज के प्रोग्राम में खुश कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम पे मदऊ करने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और मैं चाहती हूँ कि हम शुरू से शुरू करें, क्योंकि चीज़ ऐसी है कि हम देर कर देते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं ना, वो वाला सीन है हमारा। बिल्कुल। अगर हम देखें मैक्सिमम स्कूल ऑफ थॉट्स जो भी हैं हमारे पेरेंट्स के या मॉडर्न पेरेंट्स के, अभी भी मैक्सिमम पेरेंट्स को इस हवाले से कन्विंस करना मुश्किल है मॉन्टेसरी आने के बाद, कि बच्चे को तालीम तो आपने रेस्ट ऑफ द लाइफ देनी है, लेकिन अभी आपने उनको सिखाना है कि हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू इंटरैक्ट। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये तालीम आएगी तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या आप लगता है मैक्सिमम पेरेंट्स पाकिस्तान में कन्विंस्ड है मॉन्टेसरी के लिए? मैक्सिमम नहीं, बट येस, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, ये पेरेंट्स को अब लगना शुरू हो गया है कि मॉन्टेसरी एजुकेशन जो है वहाँ पर भेजना बहुत ज़रूरी है। और प्लस जो है वो हमारे मुल्क में ही अगर देखा जाए, रिसर्च अब इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आपका एक जो मॉन्टेसरी में जो पढ़ा हुआ बच्चा है, वो जब आगे जाता है उसके कॉन्सेप्ट्स में और उसकी लर्निंग स्टाइल में, और एक बच्चा जो आप डायरेक्टली लोअर प्राइमरी में या अपर प्राइमरी में जिनको दाखिला करा रहे हैं, उनकी लर्निंग में खासा फ़र्क है। तो अब लोगों में अवेयरनेस ये आना शुरू हो गई है, एंड द पेरेंट्स अंडरस्टैंड। बट येस, वो अभी लॉट एक हमारी है अभी भी, जिनको हमें बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि आपके बच्चे की स्कूल जाने की उम्र हो गई है। और लेट मी मेंशन हियर कि ये ग्रुप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है आफ्टर द कोविड टाइम इज वेल। एग्जैक्टली। कोविड टाइम से पहले तक फिर भी प्री नर्सरी में या नर्सरी में या प्ले ग्रुप में खासे पेरेंट्स एडमिट करवा देते थे। अब कोविड के बाद से जो है वो थोड़ा सा एक फेयर फैक्टर भी आ गया है, और प्लस अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो सिर्फ खेल के ही वापस आ रहा है। मैं जब स्कूल में होती हूँ, मेरे पास भी अक्सर पेरेंट्स आते हैं और आके जिक्र करते हैं कि जी हम तो बच्चे को जब भी पूछते हैं कि आप क्या करके आए हो स्कूल में, वो कहता है हम खेल के आया हूँ। मॉन्टेसरी में क्या किताबें पढ़नी है आपने? हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने जो नाजरीन हैं उनको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो टॉडलर्स हैं, और हमारा बच्चा जो पैदा होता है उसकी डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत होती है। तो हमारे बच्चे जब डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, उसका हर एक डेवलपमेंट चीज़ जो है वो लर्निंग है। आप देखें, आपका बच्चा जब पैदा होता है वो दूध पीना सीखता है, वो क्रॉल करना सीखता है, वो चलना सीखता है, नोटिस करना सीखता है, वो लाइट्स देखता है, वो कलर्स देखता है। एग्जैक्टली। तो वो एक बच्चे की जो एक नेचुरल लर्निंग एबिलिटी है, एक नेचुरल लर्निंग इंक्लिनेशन है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू प्ले है। तो बेसिकली मॉन्टेसरी जो है वो हम इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं क्योंकि मॉन्टेसरी स्कूल्स जो भी हैं वो उनको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो चीज़ें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सीख सकें विद देयर चॉइस,
विद जो वो करना चाहते हैं, जो हम उनसे करवाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे से बात करके, ये बच्चों की मैं बात अच्छा कर सर रही ना, हूँ। मुझे मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन इस चीज़ को ऐड कीजिएगा। देखिए, पढ़ना और खेलना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको एक साथ ड्राइव करने का नाम मोंटेसरी है, राइट? इफ़ आई एम लाइक मेक मी करेक्ट, कि अगर मैं देखूं कि आपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कन्विंस करना है, आपने उसको एक्साइटेड करना है कि भी बच्चों पढ़ो, उसके लिए अगर मोंटेसरी में देखा जाए तो क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस तरह से आप लोग शुरू करते हो, क्या क्या सिखाते हो, क्या वाकई किताबें होती हैं जो माँ बाप कहते हैं कि उनको मोंटेसरी में भी किताबें पढ़ाओ, नर्सरी पे तो किताबें पढ़नी है आगे जाके इन्होंने? देखिए, किताबें एज सच होती हैं जिसके अंदर सिर्फ आपका मेन फोकस राइटिंग की तरफ होता है। आपका मॉन्टेसरी लेवल पे जो है रिकग्निशन और अंडरस्टैंडिंग एंड लिंकिंग योर लर्निंग टू द एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। अब आपने जब पढ़ाने की बात की, सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने बच्चे को कन्विंस करना है कि आओ पढ़ें। आपने उसके लिए इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रिएट करना है, आपने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है कि बच्चे को लगे ही ना कि हम पढ़ रहे हैं, बच्चे को यही लगे कि हम खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। यस, एंड बच्चा खेल खेल में वो सब कुछ सीख ले। यस, ट्रू। तो दिस इज व्हाट मॉन्टेसरी इज ऑल अबाउट, लर्निंग थ्रू प्ले। अच्छा सना, जिस तरह हम जिस तरह आपने बात की मोंटेसरी स्कूल के हवाले से और जो सवाल सोहन ने आपसे किए, लेकिन हम देखते हैं कि बेशतर स्कूल जो हैं वो इस किस्म के कि बच्चे एक दफ़ा स्कूल जाते हैं, दो तीन दफ़ा चले जाते हैं, फिर दिल नहीं करता। लेकिन हमने ये भी देखा कि केपी में जब इससे कबल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में भी इस किस्म की एक्टिविटी शुरू की थी, जिसमें हमने ये देखा कि बच्चे बड़े शौक से स्कूल की तरफ आ रहे थे। लेकिन फिर वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा बदली, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको नहीं लगता कि कुछ एक्टिविटीज़ दीगर स्कूलों में भी इस किस्म की होनी चाहिए ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो स्कूल की तरफ? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इनफैक्ट जो आप ट्रू मॉन्टेसरी अगर आप देखें, ट्रू मॉन्टेसरी की अंडरस्टैंडिंग जिनको है और जो स्कूल्स ट्रू मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं, वहाँ पर इसी तरह के जो है इन्वायरमेंट होता है और इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत सारे सूबों में, बहुत सारे शहरों में मॉन्टेसरी के नाम की जगह तो खुली ज़रूर हुई हैं, लेकिन वहाँ पर फोकस स्ट्रिक्ट एकेडमिक के ऊपर है। द फैक्ट इज़ कि मॉन्टेसरी नाम एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन जो मॉन्टेसरी के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो हर किसी को उस तरह से इन डेप्थ मालूम ही नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो मॉन्टेसरी ट्रेंड स्पेशलिस्ट हों, उन्हीं के पास जो है वो वही फुली इक्विप्ड होते हैं और वही जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करने के काबिल होते हैं जहाँ पर एक्चुअल बच्चा जो है वो जाके इंजॉय करे और खेल के और सीख के वापस आए, रादर देन सिर्फ लिख के और पढ़ के वापस आए। आई जस्ट वांट यू टू क्लियर समहाउ कि आप अगर नर्सरी प्रेप की बात करें या KG 1 KG 2 की बात करें, तो अगर आप अपनी एजुकेशन शुरू कर रहे हो तो आप इन्हीं क्लासेस से करते हो। अब मॉन्टेसरी में और अगर आपकी नर्सरी प्रेप क्लास है उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसे बाज़ माँ बाप या बाज़ लोग ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, वहाँ भी पढ़ाते हैं, आगे जाके भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना ही है तो कोई बात नहीं, बाकी बच्चों को हम सिखा देते हैं। आई जस्ट वांट टू क्लियर कि आप क्लियर करें इस चीज़ को कि किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। देखिए, सबसे मैं एज ग्रुप की बात करती हूँ, ठीक है। आपका मॉन्टेसरी जो है वो आपका 2.5-3 साल से लेकर आपका 6-7 साल के अराउंड पे आपका आता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपका एक 2.5-3 साल का बच्चा, हाउ डज अ चाइल्ड डिफर फ्रॉम अ 4-5 साल का बच्चा। अगेन मैं डेवलपमेंट से बात शुरू करूंगी कि आपका एक 6 माह का बच्चा 1 साल के बच्चे से कैसे डिफर करता है। छोटी छोटी डेवलपमेंट होती हैं जो चेंज करती हैं, जो बच्चों की लर्निंग होती है। अब जो सबसे छोटी क्लास होती है जिसको डिफरेंट मॉन्टेसरी स्कूल्स में डिफरेंट नाम से दिया जाता है, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हम इसको प्री नर्सरी कहते हैं, ठीक है, नर्सरी एंड प्री नर्सरी। सो प्री नर्सरी इज ऑल अबाउट जहाँ पर बच्चे को बैठना सिखाया जा रहा है, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सिखाया जा रहा है, बेसिक रिकग्निशन आपको बताई जा रही है, फिर उसके अलावा आपको सोशलाइज करना बताया जा रहा है, ठीक है, ये चीज एग्जैक्टली। सो देयर इज अ बेसिक लर्निंग, आपको नंबर्स भी सिखाए जा रहे हैं, आपको लेटर्स की रिकग्निशन, फोनिक्स, सब कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाई जा रही है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम सिखाने का प्री नर्सरी में टाइम मिलता है, दैट इज़ सोशलाइजिंग। आपने आपस में किस तरह से बैठना है,
किस तरह से उठना है, देन अगेन डेवलपिंग देयर फाइन मोटर स्किल्स, जैसे आपने शुरू में हम बात कर रहे थे कि पेंसिल पकड़ना या उसको किस तरह से करना या कलर करना, या ये चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू लर्न। ये उसकी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि प्री नर्सरी में होता है। अब नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी इज अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, ठीक है। अब नर्सरी में उन्होंने उर्दू लिखना पढ़ना भी सीखनी है, अब उन्होंने वर्ड बनाना भी सीखने हैं, सब कुछ। सो जैसे जैसे कि मॉन्टेसरी के लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं, प्रेशर एकेडमिक का थोड़ा बहुत बढ़ता भी चला जाता है, बट अगेन एट द सेम टाइम लर्निंग थ्रू प्ले। सो मैं इसीलिए हमेशा पेरेंट्स को जो है मैं मशवरा ज़रूर ये देती हूँ कि देखिए प्री नर्सरी जो है ना वो बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट सीखने की एज है। नर्सरी में डायरेक्ट करा के आप बच्चे को उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं, वो उसको एक डेवलपमेंट उसकी मिस आ जाती है जो कि प्री नर्सरी में उसको एक मिलनी चाहिए। सो आई बिलीव के अगेन देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो घर पे उनको ये चीज़ अगर प्रोवाइड कर सकते हैं देन व्हाई नॉट। अच्छा, घर पे प्रोवाइड करने की आप बात करिए, मैं इस सवाल को बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहती, लेकिन घर पे देखिए हमने बच्चे को जो चीज़ सबसे सिखानी होती है ना, वो होती है ना, ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना पियो, ऐसे ना बात करो, ना 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 करके ना हमने बच्चे को ना सिखा देनी होती है। फिर जब हम उससे कोई सवाल करते तो वो कहता है ना। अच्छा, अभी कुछ माँ बाप को, मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप को सिखाना नहीं आता, ऑब्वियसली माँ से बेहतर कोई नहीं जानता अपने बच्चे को, लेकिन आप पेंसिल पकड़ने की बात कर रही हैं, शार्पनर करने की बात कर रही हैं, चलने फिरने की बात कर रही हैं, ये वो टेक्निकल चीज़ें जो बच्चों को अगर अभी से सिखाई जाएंगी तो बड़ा होकर बच्चा ही आपका कुछ ऐसा बनेगा जो कि आप देख रहे हैं। ये मॉन्टेसरी का मकसद क्या है? मतलब अगर हम देखें वो तमाम बड़े बड़े नाम, बिल गेट्स से लेके XYZ, वो तमाम लोग, उनके बच्चे और वो मॉन्टेसरी में पढ़े हुए हैं। ये हमारा रूट कॉज है कि हमने आवाम को कन्विंस करना है इस चीज़ के लिए कि क्यों मॉन्टेसरी ज़रूरी है। अब घर में जो माँ सिखाती है, आपको लगता है दैट इज़ लाइक इनफ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। घर पे जो माँ सिखाती है वो भी ज़रूरी है, लेकिन देखिए अब के हालात, अगर आप कुछ 10-15 साल पीछे चले जाएं, आप 20 साल पीछे चले जाएं, तब के हालात और थे। अब के हालात बहुत बदल चुके हैं, हमारी पेरेंटिंग बहुत बदल चुकी है, हमारे बच्चों की नीड्स बहुत बदल चुकी हैं, बच्चों के पास इतना कुछ आ चुका है एंड द पेरेंट्स बहुत बिजी हो चुके हैं। पहले ये होता था, घर पहली दर्ज का होता था, घर पे आपके बेशुमार लोग होते थे, बच्चे के बेशुमार एक्सपीरियंसेस होते थे, बच्चे का बाहर जाना आना होता था, लोगों से मिलना होता था, सोशलाइज करना होता था, बच्चा बहुत सारी चीज़ें उस एनवायरनमेंट से सीख लेता था। अब जो है, अब ये चीज़ हमारी इन्वायरमेंट में बहुत मिस होकर रह गई है। आपका एक छोटा बच्चा जो है, आप मुझे बताएं, मैं अपने चले घर की बात कर लेती हूँ। मेरा छोटा बच्चा अगर है, मैं उसको कितना बाहर ले जाती हूँ, मैं उसको कितना बाहर घुमाती हूँ, टाइम ही नहीं होता। एग्जैक्टली हमारा जो ये एक एरा शुरू हो गया है वो इतना मसरूफ़ हो गया है, हमारी माएँ इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि वो उस तरह से क्वालिटी टाइम हम जिसको कहते हैं वो बच्चे को नहीं दे पाती। बेसिक नीड्स जो है वो पूरी कर रही हैं, बेसिक नीड्स पूरी कर रही हैं, बट अगेन दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आपका बच्चा आपसे एक सवाल पूछेगा, आप कह देंगे कि हाँ, आपके 2 सवाल पूछेगा, आपसे चौथा सवाल जब पूछेगा, आपकी माँ के पास टाइम नहीं है, वो कहेगी अच्छा बेटा ये लो पकड़ो मोबाइल पे बैठ जाओ। ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये होता है। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। सना, एक और चीज़ जो हमने देखी है कि जिस तरह आप बात करी हैं, सो आपसे सवालात कर रही हैं, हमारा मकसद भी यही है कि बच्चों के हवाले से हम देखते हैं कि लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, और उमूमन हम देखते हैं कि बच्चे जब मैट्रिक में हो जाते हैं तब कहते हैं कि भई आपने इतने नंबर लाने हैं, और इसकी तरह यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में तब ध्यान भी बहुत दिया जाता है और कोशिश भी की जाती है, और अगर अखराजात की बात की जाए तो भी अपना हाथ तंग करके बच्चों पर वो अखराजात भी किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि टाइम भी यही है जो जिसकी बात हम सब कर रहे हैं कि अगर इस वक्त में एक बच्चा बन जाता है तो आगे के लिए उस पर मेहनत इतनी फिर नहीं होती है? बिल्कुल हरमीत, आपकी बात 100% सही है, टाइमली इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से हमेशा यही बात करती हूँ कि देखिए आपका जो बच्चे के 5 से 6 साल होते हैं डेवलपमेंट के, वो एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं। उन 5-6 साल में आप बच्चे की स्लेट के ऊपर आप जो लिख देंगे, आप जो लर्निंग डाल देंगे, वो आपकी फॉर लाइफ होगी। फिर मैं अमूमन एक और एग्जांपल ये देती हूँ कि बेस अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आपकी बिल्डिंग भी उसके ऊपर स्ट्रांग ही बनती है, ये एक तय बात है। अगर आपको एक मजबूत और तनावर दरख्त चाहिए तो आपको उसके रूट्स मजबूत करने चाहिए। आप उसके रूट्स मजबूत करेंगे तो उसके ऊपर दरख्त खुद ब खुद मजबूत और फलदार और फूलदार आपका बनना शुरू हो जाएगा। सो द मोस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको है वो इन 5 साल में
करनी चाहिए। अगर आप उसमें कर दें तो फिर आपका बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े चाहे पब्लिक स्कूल में पढ़े, उसके अंदर वो बेसिक लर्निंग डेवलप हो चुकी होगी, उसका एक पैशन फॉर लर्निंग एक डेवलप हो चुका होगा, उसको रास्ता पता चल चुका होगा कि मैंने कैसे सीखना है। जैसे हम मॉन्टेसरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग। बच्चे के अंदर हम ज़रूर उसको इक्विप करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन द चाइल्ड इज एक्चुअली सेल्फ लर्निंग। और अगर आप सेल्फ लर्निंग पे आप आ जाते हैं, ठीक है, आप जो पजी पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक रिसर्च का एक लर्निंग पैदा हो जाती है। आपको पता है कि जी आपने रिसर्च करके हर सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं, आपको सवाल पूछना आ जाता है। मैं अपने 20 साल के करियर में हमेशा मुझे एक चीज़ बहुत बॉदर करती रही है, मॉन्टेसरी पढ़ाना मेरा पैशन है, मॉन्टेसरी को डील करना मेरा पैशन है। और बच्चों को आप जब देखते हैं, बच्चों के सवाल आप सुनते हैं, इतने खूबसूरत बच्चे सवाल पूछते हैं कि वो एक बड़ा बच्चा, आप एक मैट्रिक का बच्चा उसके सामने ले आए, उसके दिमाग में, उसके जहन में वो सवाल नहीं होगा जो आपका एक 5 साल के बच्चे के जहन में सवाल होता है। क्योंकि हम बच्चों के सवालों को सप्रेस कर देते हैं। सवाल पूछेंगे तो सीखेंगे ना। आप एक सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब ढूंढने की तलब आपको होगी। देखिए सवाल के बारे में कहा जाता है कि सवाल आपका आधा इल्म होता है, जवाब मिलता है तो वो इल्म पूरा हो जाता है ना। बिल्कुल। तो सवाल करना चाहिए और सवाल पे बच्चों का सही जवाब देना और फिर उनको गाइड करना और फिर उनको प्रैक्टिकली गाइड करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। आजकल की जो एजुकेशन है उसके अंदर हमें जो मेन सिखाने की जरूरत है वो ये है बच्चों को सवाल पूछना और उसका सवाल का जवाब किस तरह से तलाश करना है, हमने बच्चे को ये ट्रेन करना है। तो फिर आप देखिए कि आपके क्या यहाँ पर हमारे जो है वो साइंसदान और क्या हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा नहीं हो सकते बल्कि पैदा हुए हैं। हमने उनको उस तरह से उनकी स्किल्स को पॉलिश नहीं किया, जो कि ना हम मॉन्टेसरी को स्पेसिफिकली इंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन अर्ली एज में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको देगी और वो आपको अभी करना पड़ेगा। बिकॉज इन 6-7 सालों में जो सीख जाता है बच्चा वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उसके साथ रहता है, वो कोई मेल हो या कोई फीमेल हो, बच्चा हो या बच्ची हो। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी और आप एक्टिव डिस्कशन रही इस हवाले से। मैं कंक्लूड कर लेती हूँ सारी सेगमेंट को इस पॉइंट पे आके कि अगर आप देखें तो जहाँ हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, एक नए एरा में एंटर हो रहे हैं, तो पेरेंटिंग के अगर नए रूल्स भी आ रहे हैं, नए मेथड्स भी आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट, उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा या उनको हमारे अवाम में, जनरेशन में इंडल्ज क्यों नहीं किया जा रहा। सो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और कोशिश करें कि बच्चे की पेरेंटिंग में जो नए मेथड्स हैं उनको जगह ज़रूर दें। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो कि ईद से पहले उन्होंने किया था और 27 अप्रैल तक इस फैसले को मुलतवी किया गया था। तो अब फाइनली टाइम इज ऑल हेयर कि अब इलेक्शंस को लेके, पंजाब और केपी के इलेक्शंस को लेके जो भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी कि इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में एक ही तारीख पर होने चाहिए, उस हवाले से अब ये देखा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातों को तलब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना ये कि हमारी 14 मई की तारीख को आगे पीछे करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सियासी जमातों को आपस में निगोशिएट करना पड़ेगा, आपस में मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इसी पर हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ईद मुबारक हो। कैसी ईद गुजरी आपकी? सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, होपफुली कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन सर ईदें गुजार के अब वापस आ गए और रमज़ान की अगर हम बात करें, इस ईद की हम बात करें, सेलिब्रेट तो हमने कर लिया, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपने पीक पर था। माशी सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है। अब हम ये सोच रहे हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम देख रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि क्या फैसला आता है ताकि थोड़ा हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट बज़िद है कि जी 14 मई को ही जो सूरत हाल है वैसे की वैसे रहेगी, इलेक्शंस उसी तारीख को होंगे और सियासी जमातें जो आपस में मुज़ाकरात करें, क्या सियासी जमातें एक पेज पर आ सकेंगी सर? जी ऐसा लगता नहीं है। उसमें आपको याद है कि 20 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि शायद मुज़ाकरात की नौबत ही नहीं आएगी। इस तरह बिलावल जरदारी साहब ने यह कहा था कि अक्सरियत का फैसला जो है उसको नज़रअंदाज करके और हमें गन पॉइंट पे हमसे मुज़ाकरात की बात या फैसले हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो अभी देखना यह है कि जो 21 तारीख को एक कानून भी बकौल हुकूमत के वो नाफिजुल अमल हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था और उसमें आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस के सुओ मोटो एक्शंस को चैलेंज किया गया था। और अभी देखना यह है कि
हुकूमत आया इस बात पे कायम रहती है कि ये कानून बिल्कुल अमली शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि आइन में कहीं पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे बात हो सकती है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि यानी अगर पार्लियामान या कौमी असम्बली सादा अक्सरियत से भी बिल कोई पास कर दे तो उससे भी वो अपने मकासद हासिल कर सकती है। लेकिन उसमें सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात में तरमीम कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी गालिबन ये ज़ेर बहस आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्योंकि इम्तियाज साहब, सुप्रीम कोर्ट आपने देखा कि मुख्तलिफ बयानात का जो आपने जिक्र किया, मौलाना साहब का भी आपने जिक्र किया। हम इधर अगर बात करें मरियम नवाज साहिबा की, तो उसने तो वाज़े तौर पर कह दिया था ईद से कबल कि कोई मुज़ाकरात सियासी जमात से हो सकते हैं, दहशतगर्द जमात से नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे में अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो पार्टी के यानी हुक्मरान जमात के जो अरकान हैं उनके राब्ते के हवाले से खबरें भी आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि मरियम नवाज साहब का मुज़ाकरात ना करने का जो बयान था उसके खिलाफ अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अरकान जा रहे और तहरीक इंसाफ के साथ बात हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पसे पर्दा कॉन्टेक्स्ट तो चल रहे थे, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत वाक़ईतन मुज़ाकरात चाहती है? क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान की आप धमकियां सुन लें, बिलावल भुट्टो जरदारी कभी उसी सख्त अंदाज में बातों को सामने रखें, और इससे पहले जो कुछ राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह कहते रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। तमाम तरफ दारोमदार उस केस पे है जो कि एक ही दिन इलेक्शन कराने से मुतल्लिक है, जिसकी आज अभी होनी भी है। फंड्स के हवाले से भी और इलेक्शन एक दिन होने के हवाले से भी तमाम फैसले या हेयरिंग्स आज होनी है। कि अब इम्तियाज साहब, सुप्रीम अगर कोर्ट हम के हवाले से देखें, जिस तरह हम क्या इनके बयानात देख रहे हैं, जिस तरह आपने मौलाना का जिक्र किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे हैं। बहुत सारे बयानात जो हैं उनके बड़े जज्बाती किस्म के भी हैं, और बड़े ऐसा लगता है कि वो ना बैठने की बात उस पर उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन ऐसे में क्या उनको वही खौफ सता रहा है कि जिस तरह 3.5 साल वो उसी पार्लियामान से दूर रहे, मिनिस्ट्रियों से दूर रहे? क्या यही खौफ है? जिस तरह हम देख रहे हैं कि पॉपुलरिटी ग्राफ जो है उमूम हर दूसरे दिन जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है खान साहब का। अब ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर गर्दिश कर रही है। वो जाहिर है, देखें जी, इक़्तिदार से दूर रहना बिल्कुल ऐसे ही है सियासतदानों के लिए जैसे पानी से मछली बाहर आ जाए। बिल्कुल। तो इनके लिए भी यही है, क्योंकि इक़्तिदार भी होता है, इक़्तिदार के फिर अपने बड़े ज़िमनी मज़े भी होते हैं। असल मज़े वही होते हैं जो आप अपनी नस्लों के लिए काम कर जाते हैं। तो उस वजह से उनको ज़ाहिर है परेशानी तो होगी कि अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके नतीजे में पता नहीं हमें कुछ मिलता भी है कि नहीं, तो वो डर है। लेकिन ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ महज डर की वजह से एक आईनी तरमीम से भागने, एक आईनी प्रोविजन से भागने की कोशिश की जा रही है, जिसके मुताबिक असम्बली के तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। और अल्लाह करे कि इसका कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और बाकी 2 जजों ने दरमियानी रास्ता दिखाने की तो कोशिश की है। अब किस हद तक नेकनियती के साथ, भले अब पीटीआई को दहशतगर्द कहें जो कहें, लेकिन सबसे बड़ी जमात तो है। अब इसका दरमियानी रास्ता असल में क्या निकलता है, ये आज की जो हेयरिंग है, ये मेरा ख्याल है शायद उसकी तरफ कोई समत का तयन कर सकती है। इम्तियाज़ साहब, ये भी कहिएगा कि इस सिचुएशन में जो राउंड हम घूम रहे हैं, मतलब अगर फ़ंड्स की हम बात करें तो आपको पता है कि फ़ंड्स के लिए जब रब्ता किया गया आपकी स्टेट बैंक से, तो उन्होंने कहा जी आप कौमी असम्बली जाएँ, कौमी असम्बली से कहा कि बात की जाए तो पार्लियामेंट की तरफ शायद देखते हैं। और अगर हम देखें सिचुएशन में, तो सर अगर हम स्टेट बैंक की स्टेटमेंट्स को देखें तो इतने पैसे भी मौजूद हैं और हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट जो वो कहती है कि आइन शिकनी पहले भी होती रही है, अभी भी आइन हम देख लेंगे कि आइन अगर नहीं पूरा किया जाएगा या हम नहीं मानेंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो दीदा दिलेरी से काफ़ी दफ़ा ये कह चुकी है कि अगर आइन की हौसला शिकनी होती भी है तो उस पर हमें कोई मसला नहीं है। मतलब वो किसी भी किस्म की कार्रवाई से डरती नहीं है या उनकी जमात नहीं डरती, या क्या देखती है स्टेटमेंट को आप? वो जनाब हुक्मरान घराना है कर और सकते हैं। उन्हें हुक्मरान घराना है, उन्हें शायद ख्याल है कि वो जो मर्जी कर लें, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना, बाल उनके वालिद मोहतरम 4 साल पहले गए थे 6 हफ्ते की छुट्टी लेके कमज़ोर कम प्लेटलेट्स के नाम पे, और 50 रुपए का स्टैम्प पेपर था, तो वो भी खुद भी बाहर हैं माशाल्लाह। आज
चंद दिन पहले उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की है उम्रे के बाद, और उनके जो चचा जो थे वो स्टैम्प पेपर पे उन्होंने जमानत दी हुई थी, वो वजीर आजम हैं। तो हुक्मरान घराने तो जनाब वो आइन से बालातर होते हैं। आप किन झमेलों में पड़ी हुई हैं, आइन वाइन कुछ नहीं है। हाँ, ये देखना होगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी आला जो अदलिया है वो किस हद तक आइन पे अमल दरामद को यकीनी बनाती है। सर, इस फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? इसे कंक्लूड कीजिएगा कि इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट एक रोड मैप देती है फॉर एग्जांपल, तो मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, क्या मुझे बता दें इलेक्शंस कब कराने हैं। तो वो जो इस वक्त कह रहे हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है, ये कहाँ फॉल करती है? क्या फ्लेक्सिबल हो रहे हैं वो? जाहिर है, देखें, सियासत में तो गैर लचकदार रवैये का मतलब यही होता है कि आप टोटली आउट हो जाते हैं, और जब आप अपोजिशन में होते हैं उसमें जाहिर है बतौर अपोजिशन के आपके कुछ महदूद पॉसिबिलिटीज़ या लिमिटेशंस जिसको कहते हैं, हुदूद क़यूद होती हैं आपकी, बहुत खुल के आप नहीं खेल सकते हैं। तो अब साल एक उन्होंने करके देख लिया है, और यहाँ तक उन्होंने हालात को पहुँचा दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी एक मामले पे डट गई है पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। तो अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि उन्होंने लचक का मुजाहरा किया है, और लचक के ये दूसरे भी लचक का इज्जतदार बाइज्जत लचक का मुजाहरा करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, महज हीले बहाने ताखीरी हरबे नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और आपने जो बात की उसी बात को मैं सेकंड करूंगी कि अगर लचकदार रवैया सियासत में नहीं दिखाया जाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो मुल्क को होगा। तो अपने कौमी मफाद के बारे में सोचेंगे तो शायद फिर आपको आवाम का ख्याल भी आ ही जाएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली ईद पे आपने बहुत खाबे खाए हैं, मुझे यकीन है कि आपकी दावतें हुई भी होंगी और आपने दावतें की भी होंगी। और प्रोग्राम के शुरू में जब हम मट्टी के बर्तन में बनी हुई कढ़ाई दम पुख्त की बात कर रहे थे तो हमने ये बात तो की कि खाना बहुत मज़े का बनता है, लेकिन ग़िज़ाइयत के अतबार से अगर देखा जाए तो पीएच लेवल से लेकर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कि बेहतर हो सकती हैं आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए अगर आप मट्टी के बर्तन में या खाना बनाते हैं या खाते हैं। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमारा गेस्ट भी उस मुताबिक होना चाहिए था। तो हमारे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक मौजूद है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सोहा? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। लुकिंग फ्रेश एंड नाइस माशाल्लाह। लगता है कि रोज़ो और ईद हैव डन गुड टू यू। हां, प्लीज जाने से पहले मुझे टिप्स भी दीजिएगा कि मुझे कैसे वेट लूज करना चाहिए। जरूर जरूर। लेकिन आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बड़ी अच्छी गुजरी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सबसे ज़्यादा ये है कि ईद इज़ अब इतनी मुश्किल हो गई ज़िंदगी, बहुत इतनी भाग दौड़ में कि अब ईद के दिन ना ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज यू मीट योर फ्रेंड्स, यू मीट योर फैमिली, आपने रेस्ट भी करना होता है और फिर हमने रेस्ट भी करना है। हाँ, ट्रांसमिशंस एंड एवरीथिंग हमने बहुत काम किया है ऑल दो। लेकिन इस भागती ज़िंदगी में अब किस तरह से वो पुरानी चीज़ें जो आपको ग़िज़ाइयत, सेहत, हर चीज़ देती हैं, या तो उसे रिकॉल किया जाए, दोबारा से अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दी जाए। मट्टी के बर्तनों की हम बात कर रहे हैं, घड़े से निकला हुआ पानी, ओ माय गॉड, उस समेत अगर हम खाने की बात करें तो मट्टी के बर्तन में खाना बनाने से और खाने से डॉक्टर फरजीन क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अच्छा सोहा, जब भी हम बात करते हैं कोई भी, मैं मसलन आपसे ये सवाल कुछ करूं कि नेचुरल कोई चीज़ नेचर की है वर्सेस सिंथेटिक, क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली नेचुरल। तो बस फिर यही तो चीज़ है। जो सीधी सी बात है, क्ले पॉट्स का रिवाज निकल चुका है, हमारे जिंदगियों में से निकल गया है, ऑल्दो कि हमारे देहात में फिर भी चल रहा है। और आपके सामने अगर आप गौर से देखो तो वाज़ेह डिफरेंस है कि देहात के लोग हमसे हेल्दियर हैं। जब कोविड का दौरा हुआ था तो देखा गया था अक्सर लोग, आप जब इंटरव्यू करते थे देहात के लोगों को, कहते थे जी सर जी हमें तो पता ही नहीं, हाँ थोड़ी सी खांसी हुई, जबकि शहरों और अर्बन साइड पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई थी, लेकिन हमारे देहात फिर भी बचे रह गए थे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि वो क्लोज टू नेचर है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जितना आप क्लोज टू नेचर होगे, अब आपकी एक आदत है रोज की कि आपने खाना पकाना है, ठीक है, और आपकी जिंदगी पे आप किस चीज में पकाते हो, आप क्या खाते हो, आप किस टाइम पे खाते हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए अब लोग सिर्फ ये बात नहीं करते कि जी जरा सी टिप दे दें, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो, अब आप हैरान होंगे सुन के कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। कहते थे कि जी शुगर हो गई जी, हुन ताड़ा कोई नहीं, रेस्ट ऑफ द लाइफ यू हैव टू लिव विद द मेडिसिन्स और टेक द इंजेक्शंस। मगर डायबिटीज बीइंग रिवर्सिबल इज सच अ मिरेकल। क्या है? नेचर की तरफ वापस जाओ, नेचर और अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ वापस जाओ। क्ले पॉट्स में ये है कि एक तो हम लोगों का खाना जो है ना बहुत एसिडिक होता है, एक उसके अंदर मसाले हम डालते हैं,
ऑयल। ठीक है, फिर हमने कोई विनेगर, कोई दही वगैरह इस तरह करके चीज़ें हमने डालनी होती हैं। तो जब हमारा जो एसिडिक खाना होता है ना, कहते हैं कि जड़ जो होती है प्रॉब्लम्स की वो तब होती है जब आपकी बॉडी में एसिडिक खाना जाए और आपकी बॉडी की पीएच एसिडिक हो जाए। ठीक है, इवन कैंसर के ऊपर भी जो रिसर्च हो रही है वो यही कह रहे हैं कि पहले बॉडी एसिडिक होती है। तो क्या उसको न्यूट्रलाइजेशन का अगर सबसे अच्छा तरीका हो और क्ले पॉट उसको न्यूट्रलाइज कर दे तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको, मतलब सेहत आपकी अच्छी हो रही है, फिर टेस्ट उसको सोहा, नहीं भूल ना सकते हम। सिर्फ टेस्ट, ना सिर्फ अरोमा, उसकी इंजॉयमेंट फूड की, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर वही इंटैक्ट रहे। अक्सर मैं बात करती हूँ, लोग बच्चे मुझसे जब मैं उनको डाइट प्लान लिख के दे रही होती हूँ तो कहते हैं जी ये क्या, ये सारी सब्जियां तो एक ही शक्ल की होती हैं, ये कौन सी सब्जी थी? ये हम लोग सब्जियां बना बना के ना उनकी मत मार देते हैं। ओह माय गॉड, कि- भून भून के। भून भून के Exactly. दो चीजें बीच में काम आ रही हैं। एक तो ये कि ऑयल डाल रहे हैं और एक ये कि हम सिंथेटिक यूटेंसिल के अंदर बना रहे हैं। जब हम ये Yes. दोनों काम कर Oh my रहे हैं और रोज ही कर रहे हैं दिन में 3 दफा, तो आप देखो हमारी बॉडी पे क्या असर और होगा। फिर उसकी क्या ही गजाइयत होगी। और फिर उसके बाद जब हम कहते हैं कि हमने रोटी के सिर्फ सालन खाया था, तो वो सिर्फ नहीं था, मतलब मिक्सचर हाँ। ऑफ सो मेनी थिंग्स। हाँ। वैसे आपको पता है हरमीत मट्टी में बर्तन में बने हुए जो कढ़ाई है ना उसको इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हमने तो टेस्ट की बात कर ली है। हरमीत, आप ओवर टू यू। डॉक्टर फरजीन से क्या पूछेंगे? बिल्कुल। सो आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे तो इस वक्त वो लस्सी याद आ रही है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बड़ी क्लोज देखी हैं और कहीं ना कहीं बेबे जो थी हमारी वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती थी। और डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, मैंने लस्सी की जिस तरह हम बात करें या दीगर खाने पीने के हवाले से बात करते हैं, तो हमें याद है कि आज उसी लस्सी को अगर हम सुबह बना लेते हैं, दोपहर के वक्त बना लेते हैं, तो रात के वक्त दोबारा पीना, अगर हमने फ्रीज़र में या फ्रिज में उसको रख दिया है, लेकिन वो उस तरह उसका स्वाद नहीं होता। लेकिन आज अगर माजी में जाएं और उन कड़ों की बात जो मिट्टी से बने होते थे, उसमें जो लस्सी होती तो वो 2 दिन भी अगर ऐसे रहते तो उसका स्वाद नहीं बदलता था। आपसे जानना चाहेंगे कि ये वक्त बदला, चीज़ें बदली, नया दौर आया और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आईं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में हम देख सकते हैं कि चाहे वो सिल्वर का इस्तेमाल हो, स्टील तो गायब होती चली जा रही है। आपको जो ओरिजिनल स्टील है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसे में ये जो प्लास्टिक या दीगर चीज़ों का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना नुकसानदेह है और दोबारा अगर उस एरा में हम जाने की कोशिश करते तो उसका कितना फ़ायदा है? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि जो आपने अभी बताया कि घड़ों के अंदर लस्सी का बनाना, तो एक बाकायदा रिसर्च की गई थी इसके ऊपर और देखा गया था कि जो मिट्टी के बर्तन में खाना पका हुआ या जो उसके अंदर लस्सी है, या जैसे अभी मैं कांजी डाल के आई हूँ घड़े के अंदर, इतनी मज़ेदार होती है ना, उसका फौरन मुंह में पानी आ गया सुहा के। तो वो सारा जो है वो इतनी देर तक प्रिजर्व्ड रहता है, कहते हैं 3 दिन खाना उसी तरह रहा, जबकि उन्होंने कंपेयर टू किसी टाइटेनियम या किसी स्टेनलेस स्टील के पता नहीं किसी बर्तन सिंथेटिक में बनाया था और वो अगले ही दिन फारिग हो गया था। इससे पता लग रहा है कि देखें, जब फूड अच्छी तरीके से पकाओ, उसका मॉइस्चर रिटेन्ड रहे, उसके अंदर और आपको पता है मिट्टी की हांडी में ऑयल भी कम डलता है। यस, क्योंकि वो जब हीट अप होती है और उसके बाद वो उसकी जो है जो आपका खाना है वो खुद अपना जब ऑयल छोड़ता है, जैसे गोश्त वगैरह है, वो अपना खुद ऑयल, क्योंकि वो कहते हैं ना सहज पके सो मिठा, कि जितना ही आप आराम से पकाएंगे, हम जो प्रेशर कुकर्स और जो तेज आग और ये सारा, की वजह से हाँ, वक्त कम तो है तभी न्यूट्रिशन जो है प्रिजर्व रहेगी। वो मॉइस्चर जो मिट्टी के घड़े के अंदर या मिट्टी के पॉट के अंदर पिट्स होती हैं छोटी छोटी, कहते हैं कि जब पकाने लगो ना खांडी, तो उसको आप 15 मिनट पानी में भिगो दो ताकि उसके अंदर जो पानी आ जाए उसकी पिट्स के अंदर और वो मॉइस्चर बन के आपके खाने के अंदर रिस जाए। और स्टेनलेस स्टील और बाकी जो बर्तन हैं उससे, और मेलामाइन वगैरह आजकल बहुत सारे मटेरियल्स आ गए, उनसे आपको पता है कि मेटेलिक और केमिकल टॉक्सिन्स खाने में रिलीज होती हैं। तो क्या आप चाहोगे कि कोई मेटल टाइप चीज आपकी बॉडी के अंदर रोज की बेसिस पे जा रही हो? तो मिट्टी का बर्तन जो है और जो आपने यह टॉपिक उठाया है, ये इतना अच्छा है और मैं इसको इतना प्रमोट करना चाहती हूँ कि एक चीज नेचर ने आपको एल्कलाइन दे दी एसिड से लड़ने के लिए और आप उससे फायदा ही नहीं उठा रहे। और मजे की बात यह है, ऑयल भी कम कर रहे हो और कोई गंदी चीजें टॉक्सिन्स लीच भी नहीं कर रही खाने के अंदर या मशरूब के अंदर।
अच्छा डॉक्टर फजीन, एक और बात है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम क्विकली ना खाना पकाने की बात करते हैं, या हम लोग प्रेशर कुकर जैसे आप कह रही हैं, वक्त हमारे पास वाकई बहुत कम है। जिस तरह से हमारी रूटीन है ना, हमने जल्दी फिनिश हो जाना है। लेकिन अल्लाह आपको खैर पता करे। है, ये जो हम बात करते हैं यंगस्टर्स की, इस उम्र में भी आपको पता है स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अब वो जो लड़कियां कहती हैं कि हम लोग डाइट प्लान भी फॉलो करती हैं, दिन में 1 रोटी खानी है, चावल कम खाने हैं, पूरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वजन कम हो जाता है, इंटरनल हेल्थ डेड हो जाती है। सो ट्रू, सो ये ट्रू। इस हवाले से बताएगा कि अगर आपने डाइट करनी है तो आपने इन चीजों को किस तरह से अपनी लिस्ट में रखना अच्छा सोहा, देयर इज सो मच डिफरेंस पतला होने में और फिट होने में। Yes. यू नीड टू बी फिट व्हेन यू आर Yes. डाइटिंग। Yes. और डाइटिंग का मतलब खाना बंद बिल्कुल। करना नहीं, डाइट कंट्रोल है। Exactly, ठीक है, good one. तो इसलिए ऑल द वुमेन एंड स्पेशली वुमेन जो साइज 0 की तरफ एम कर रही होती हैं, आई मस्ट टेल देम कि मैं हैरान होती हूँ इनकी विटामिन डीज कम होते हैं जब इनकी मदर बनने का टाइम आता है, तो दे हैव बिग चीज की प्रॉब्लम्स। डेफिशिएंसी होती है। और ना भी अगर ये चीजें हो, फैमिली साइड पे ना भी आए, तो कंडक्ट योरसेल्फ इन डेली लाइफ। आपको फिट होना चाहिए, माइंड वाइज, बॉडी वाइज, सोल वाइज। तो प्लीज खुदारा, द गुड ओल्ड जो Thought. हमारा है मोटो के स्टे क्लोज टू नेचर और एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें जो कि सर्केडियन रिदम के साथ हो। रातों को देर से सोना, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करें, जरूर करें, लेकिन Once उसके in a साथ blue moon. हेल्दी ऑप्शंस जरूर रखें। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। और अगर हम सूट्स के ऊपर लेसेस के लिए इतना पीछे भाग सकते हैं दर्जी के और इन लोगों के, तो हम देसी दौड़ मुर्गी क्यों नहीं लगा सकते? और हम इस दौड़ लगाएं। और इसके अलावा खाने पकाने और उसको अपने जो बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं खाना, उसको अच्छे तरीके से, एसन तरीके से बनाएं। अच्छा डॉक्टर फजीन, एक और चीज़ है, हम जब किसी, आप भी किसी शो में जाती हैं या मैं किसी को ऐसे होस्ट करती हूँ, तो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस ना। सम टाइम पीपल गॉट कंफ्यूज्ड कि यार वेट लूज करना है, वेट लूज करना है। 1001 मार्केट में इस वक्त प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, इसके अलावा डाइट प्लान्स भी मौजूद हैं। अब आपको पता है हर बंदे ने वेट लूज करना है, मुझे लगता है खवातीन के 90% खवातीन ने वेट लूज करना है। ग्रेजुअली इफ यू वांट टू शिफ्ट योरसेल्फ और स्विच योरसेल्फ टू नॉर्मल रूटीन जो कि आप कह रही हैं, हाँ, क्या आप टिप देंगी इस हवाले से कि अगर आपने शुरू करना है तो कैसे शुरू किया जाए? हाउ टू स्टार्ट इट, दैट विल जो लोगों को मिलती नहीं है। द विल इज के पता है, आई थिंक दैट पीपल हैव स्टॉप्ड लविंग देमसेल्व्स। ठीक है ना? जब हम जैसे हम पेरेंट्स होते हैं, वो अपने इस रोल में आते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे लव देयर चिल्ड्रन द मोस्ट। ठीक है, एग्जांपल बना रही हूँ, एनालॉजी बता रही हूँ। तो उनको, उनके लिए सुबह भी उठ रहे हैं लोग, हर काम भी कर रहे हैं। जब बच्चों से लव करते हैं तो सबसे पहले तो अपने बीइंग से तो लव करें ना। जिस दिन आपने अपने बीइंग से लव करना शुरू कर दिया, और मैं कहती हूँ अस्पताल का एक चक्कर लगाएं जाके, सीरियसली यू विल Realize हो जाएगा। अंडरस्टैंड बिल्कुल। व्हाट हेल्थ इज। सो व्हेन समबडी सेड हेल्थ इज वेल्थ, दे रियली मेंट इट। यार उस वक्त तो हमने रट लिया था, मगर अब समझ आती है। हमने सिर्फ इन चीज़ों को मुहावरा समझा, जान है तो जहान है। अच्छा वैसे यहाँ पे जी 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 हरमीत, कंटिन्यू करें। अच्छा डॉक्टर फजीन, जो सवाल सोहा ने किया, इसी से रिलेटेड मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम यूट्यूब को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं और कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ते हैं, तो फिर हम बहुत सारे लोग उसी चीज़ों पर अप्लाई करना लग शुरू कर जाते देते हैं। हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्तों ने भी यूट्यूब जो है उसको फॉलो किया और फिर जब डाइट प्लान उस पर अमल किया तो उनकी हालत बड़ी गैर हो गई। यानी आप ये समझे कि गैर हो गई, और उसके बाद फिर दोबारा वो खाने पीने पे आ गए। तो क्या करना चाहिए ऐसे में कि हर यूट्यूब को फॉलो करके, क्या बॉडी, हर बॉडी जो है उस लेवल पे तो नहीं बनी होती ना कि आप जिस बॉडी की बात की जा रही है, जिस डाइट प्लान की बात की जा रही है और हम उस पर अमल करना शुरू हो तो फिर नुकसान भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसे में करना चाहिए? सो ट्रू हरमीत, आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पूछ पुछा के और डिफरेंट चीज़ों को, क्योंकि इतना मार्केट में चीज़ें आ गई हैं कि आपको समझ नहीं आती क्या करना है। तो उसमें मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने कार्डियक सर्जरी करानी हो तो क्या वो यूट्यूब को देखेगा कि डॉक्टर के पास जाएगा? एग्जैक्टली, डॉक्टर के पास जाएगा ना। Good example. तो इसी तरह Good one, yeah. इसीलिए जब आपने अपनी डाइट के लिए कोई उसकी टेलरिंग करवानी हो तो उसके लिए किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जरूर जाएं। मैं जब डॉक्टर थी तब मुझे पता नहीं था इतना डाइट के बारे में। जब मुझे डाइट का पता लगा तब शायद मुझे मेडिसिन और डाइट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक
अपने टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक, अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक अपनी डाइट 1-2 दफा जरूर मॉनिटर और टेलर करवा लें, ताकि आपको एक्सपर्ट से आइडिया हो जाए कि आपने क्या करना है। यूट्यूब और बाकी चीजों को फॉलो करें, लेकिन इसी के लिए ये खोपड़ी दी गई है कि इसका इस्तेमाल करना है और सही चॉइस करना। देखिए ये चीज भी हर चीज के लिए, हर किसी के लिए नहीं होती ना। हाँ। ये भी इसलिए कहा गया। हाँ। अच्छा, इसको नटशल करते हैं कि अगर हमने घर में इस चीज को कोशिश करनी है कि लेट्स कन्विंस ऑडियंस जो हमें देख रही है कि मेरे पास कल परसों कुछ खाना आया घर में, वो एक कनाली में था। ओह माय गॉड, वो टेस्टफुल भी था और उसमें मैंने उसी में खाया, मैंने उसको प्लेट में नहीं डाला। हाँ। कनाली की बात करें, घड़े की बात करें, हंडिया पकाने की बात करें, हंडिया खाने की बात करें, तो घर में इन बर्तनों को क्या क्या बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, ताकि घर में आपने क्या करना है, रिप्लेस ही करना है ना आपने। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्ले है, क्ले पॉट्स होती हैं, ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं। हाथ में जब फेंकी है तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएंगी। Exactly. ठीक हो गया। और दूसरा इसमें ये बात है कि जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5 पॉइंट्स हम बता रहे हैं, नाजरीन आर गोइंग टू मेक अप देयर माइंड्स, और इतने हमारे इंटेलिजेंट नाजरीन हैं, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू मेक अप देयर माइंड्स अब तो बड़ी बात शुरू हो गई है वहाँ। हम उसको रिकैप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि बायोडिग्रेडेबल है। Okay. दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर टॉक्सिन्स और फासिद मादे लीच नहीं कर रहे, आपके खाने के अंदर नहीं जा रहे। बिल्कुल। तीसरी चीज ये है जायका भी प्रिजर्व्ड है, उसकी जो है शेल्फ लाइफ वो भी प्रिजर्व्ड है, उसके अंदर मॉइस्चर भी जा रहा है। और हार्ट हेल्थ के लिए क्यों अच्छे हैं हरमीत? क्योंकि ऑयल नहीं पड़ रहा। एग्जैक्ट, सबसे अहम बात ये है। हाँ। थैंक यू। कमाल है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहती हूँ, आप चाहते हैं ना हम ईद गुजारी है, तो मुझे लगता है कि कोई टिप भी हमारे लिए होनी चाहिए, ख़ासतौर पे वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं या बाउंस बैक वाली फील बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप वेट लूज़ करने के लिए अगर जिम नहीं जाना, तो एक ऐसी कौन सी टिप है जो आप लोगों को देना चाहते हैं? बिकॉज दे आर बिजी विद देयर स्केड्यूल, घर की ख़वातीन घर में रहती हैं, ऑफिस की ख़वातीन ऑफिस में रहती हैं, सो व्हाट एल्स वी नीड टू डू? अच्छा, एक तो आपको पता है हिट का 5 मिनट की हिट कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, उसकी कई वीडियोस जो हैं अच्छे किसी ट्रेनर की फॉलो करें जो सर्टिफाइड हो, हमेशा सर्टिफाइड पर्सन की फॉलो करें। योगा कर सकते हैं, 10 मिनट का योगा आप कर सकते हैं। एक प्लैंकिंग आजकल बहुत इन है, प्लैंकिंग आप 10 सेकंड या से स्टार्ट करें, 40 सेकंड पर ले जाएं, 90 सेकंड पर ले जाएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता दिन में 3 दफा जरूर प्लैंकिंग करें। स्विमिंग इज एन ऑल टाइम एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज। इफ यू कैन स्पेयर टाइम, जो अपनी जिंदगी में 24 घंटे हैं उसमें से अगर 1 घंटा निकाल लें, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, वो आपके काम में आएगा। और आगे गर्मियां भी आ रही है। हाँ, तो स्विमिंग करें या वॉक कर लें। और वो जो वो वॉक वाला आइडिया था, लोग कहते यार थके हुए हैं वॉक नहीं कर सकते, नहीं यार, वो वाला आइडिया नहीं है कि ब्रिस्क वॉक करें, आप आराम से अपना वॉक करें, अपने इसके ऊपर घड़ी के ऊपर लगा लें कि हाँ 3000 स्टेप्स कर लें, अपने जरूरी नहीं कि पार्कों में घूमें, आप अपने सामने वो क्या होता है फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में लगा लें। बॉडी को मैसेज दे दें कि बहन आपके ऊपर ना 10 मिनट का वर्कआउट आ गया। और वो वर्कआउट नहीं है जो घर में खवातीन काम करके दिन रात ऊपर नीचे होती है, सारा दिन वर्कआउट ही तो नहीं है। एक्टिविटी, दैट्स नॉट वर्क, दे शुड डू दैट टू। और साथ में ये हो जाए और बॉडी को मैसेज मिल जाए तो बॉडी आपकी दिमाग तौर पे खुश रहेगी। That's it, that's it. डॉक्टर फरजीन मलिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। कल मैं एक जगह पढ़ी थी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 3 इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम बताने हैं मुझे अपनी लाइफ में, तो आप मुझे बता देंगे, लेकिन उन तीनों में आपका नाम कहीं भी नहीं होगा। सो ट्राई टू लव योरसेल्फ। अगर हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, एक नए एरा की तरफ जा रहे हैं, एडवांस एरा की तरफ, तो कुछ चीज़ें माजी की ऐसी हैं जो कि आज के ज़माने में अपनी ज़िंदगी में इंडल्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये मिट्टी के बर्तन, तो करना कुछ भी नहीं है, घर में सिर्फ उन बर्तनों को रिप्लेस करना है इन मिट्टी के बर्तनों के साथ। तो कोशिश करें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको सेहत दे सकती हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। आप हमें दुआएं देंगे। खैर, लेकिन हमने अब लेनी है आपसे छुट्टी। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।